गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ये PT 365 2021 इंटरनेशनल रिलेशन का 7th लेक्चर होगा और ये शायद 8th वीडियो होगी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। ये आप सबको पता होगा कि इंडिया इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए UNSC में 2 ईयर के टर्म के लिए। ठीक है, तो पहले आपको ये समझा देते हैं कि UNSC में होता क्या है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे US, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसमें बड़े सारे कंट्रीज़ आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे डिवाइडेड है। अफ्रीका का वोट्स होते हैं, एशिया के होते हैं, लैटिन अमेरिका के हो गए, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, फ्रांस, रशिया, इन सब के। तो यहाँ पे हर को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, बट जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि उनके पास वीटो पावर होती है। तो यहाँ पे हर साल जनरल असेंबली में इलेक्ट होते हैं 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2 टर्म के लिए होते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी। और जो रिटायरिंग मेंबर है वो एलिजिबल नहीं है इमीडिएट री इलेक्शन के लिए। और इलेक्शन बेसिकली इनका सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और यहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं होती। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो बेसिकली रीजनल बेसिस पे होते हैं, कि मतलब हर एक कॉन्टिनेंट से ले लो, 5 अफ्रीका से और एशिया से, 1 ईस्टर्न यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका मतलब साउथ सदर्न अमेरिका की बात कर रहे हैं, और 2 आपका वेस्टर्न यूरोप से और अन्य देश से। तो यहाँ पे इंडिया को नॉन परमानेंट बनाए, क्योंकि हम परमानेंट ऑब्वियसली परमानेंट मेंबरशिप में नहीं आते, हम ट्राई कर रहे हैं। बट ये अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया ने इंडोर्स करा है इस कैंडिडेट को थ्रू आपका, या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम एशिया पैसिफिक स्टेट से। और अच्छी बात यह है कि हमें जो मिले हैं 184 वोट्स मिले हैं 192 आउट ऑफ। और ये इंडिया जो है 2 साल की टर्म के लिए आया है एक नॉन परमानेंट मेंबर UNSC में, जो कि जनवरी 1, 2021 से स्टार्ट होगा। इंडिया का जो टर्म है वो 8th टर्म है एज ए नॉन परमानेंट UNSC में। इससे पहले भी इंडिया ने संभाला है 1950, 1967, 1972, 1977, 1984 और 1991 में, और रिसेंटली 2011 में। इसके साथ ही इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे ने सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन को जीता है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो मतलब हर, जैसे मैंने बताया था आपको कि हर रीजन से या हर कॉन्टिनेंट से आते हैं, तो वहाँ से भी अपने, जैसे मैक्सिको हो गया या नॉर्वे हो गया, यूरोप से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो भी जीत गए हैं। UNSC में इंडिया ने प्लेज करा है कि वो 5 प्रायोरिटीज़ को ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोल्ड में है नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरल सिस्टम। ये नया अपॉर्चुनिटीज देता है प्रोग्रेस को, इफेक्टिव रिस्पांस जो इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए, और रिफॉर्म करता है मल्टीलैटरल सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे रहता है, और टेक्नोलॉजी पे रहता है जो ह्यूमन टच के साथ रहेगी। इसी के साथ 5S अप्रोच है, जो कि है समन, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इंडिया चेयर कर रहा है कमिटीज़ को टेररिज्म पे। ये एक इंडिया लीडिंग वॉइस है UN में, जो फाइट करता है अगेंस्ट द टेररिज्म, पर्टिकुलरली जो थ्रेट आते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान से ऑब्वियसली। यहाँ पे 3 कमेटी जो है हाईली सिग्निफिकेंट है, और ये सब्सिडरी बॉडी है UNSC की, और इंडिया चेयर कर रहा है इसको, मतलब इंडोर्स कर रहा है कि इन सबको देख ले। काउंटर करे टेररिज्म कमेटी, ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में जो अटैक हुआ था। और ये काम करते हैं UN के साथ ही काम करते हैं, ऑब्वियसली UN के है। UN मेंबर स्टेट्स प्रिवेंट करते हैं टेररिस्ट एक्ट्स या कहीं से भी जो हो रहे हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है वो तालिबान सैंक्शन कमेटी है।
इसको 1988 सैंक्शन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कमेटी डिज़ाइन होती है इंडिविजुअल और एंटिटीज़ को कि वो पार्टिसिपेट करें, फाइनेंसिंग, प्लानिंग और बड़ी सारी चीज़ों पे सप्लाई करें, ट्रांसफ़र करें, आर्म्स रिकॉर्ड करें, सारी चीज़ें और बड़ी सारी चीज़ें जो एसोसिएट हैं तालिबान के साथ उनको देखें और उनको रोकने की पूरी कोशिश करें। ये लिस्ट एंटिटीज़ करते हैं इंडिविजुअल की जो बेसिकली एसेट को फ्रीज करते हैं, ट्रैवल को बैन करते हैं। और नेक्स्ट जो कमेटी है वो है लिबिया सैंक्शन कमेटी। ये कमेटी ऑल जो जितने भी मेंबर्स हैं वो रिक्वायर्ड है कि वो प्रिवेंट करें जो सप्लाई ऑफ आर्म्स है लिबिया को, और प्रिवेंट करें एंट्री या कोई भी ट्रांजिट जो टेरिटरीज के थ्रू होती है, और फंड को फ्रीज करें। ये इसका काम है। और कौन सी कमेटी है रिलेटेड टू टेररिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, यूएनएससी की कमेटी 1267 जो स्टैब्लिश हुई थी 1999 में। और ये रेजोल्यूशन कौन सा था, 1269 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। ये इम्पोज करती है लिमिटेड एम्बार्गो और एसेट फ्रीज करती है तालिबान पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नैम। आपको पता ही है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट कराए ऑनलाइन समिट जो नाम की हुई थी, और ये 2020 में हुई थी। इसका नाम था कॉन्टैक्ट ग्रुप। ये डिक्लेयर करता है सॉलिडारिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। क्या थीम था इसका? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 ये समिट थी, और ये एम करता है, प्रोवाइड करता है और प्रमोट करता है इंटरनेशनल सॉलिडारिटी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। होस्ट कौन सा था इसका? जो प्रेसिडेंट है आपके रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, जो करंट चेयरमैन है नाम के। नाम लीडर्स जो अनाउंस करते हैं, क्रिएट करते हैं एक टास्क फोर्स जो कि आइडेंटिफाई करे रिक्वायरमेंट जो मेंबर्स कंट्रीज के थ्रू होती है, कॉमन डेटाबेस, और रिफ्लेक्ट करे कुछ बेसिक मेडिकल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो कि फाइट करे कोविड-19 को। नाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडिया ने ही स्टार्ट करवाया था ये। नाम एक बेसिकली फॉर्मली अलाइन नहीं थी कि हम या तो यूएस के साथ है या सोवियत यूनियन के साथ है, बट हम इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, न्यूट्रल रह रहे हैं। तो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में हुआ था बैंडविंग, इंडोनेशिया 1955 में। नाम का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, जो कि 1961 में हुआ था। और ये बेसिकली लीडरशिप ऑफ इंडिया, यूगोस्लावाकिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, इनके 5 लोग थे जिनने ये बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो पॉलिसी नाम का बेसिकली 5 प्रिंसिपल थे पंचशील के, उस पर बेस थी। और यहाँ पे 120 मेंबर्स थे जिसमें 53 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से, कैरेबियन से और 2 यूरोप से। ठीक है। और यहाँ पे 17 कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 10 है जो ऑब्जर्वर है नाम में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। 5 प्रिंसिपल क्या है नाम के? पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दूसरा है। थर्ड है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। फोर्थ है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। और फिफ्थ है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे पास, वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बीम्सटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क का फेलियर के बाद यही एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया को जोड़ती है सही से। बीम्सटेक सेक्रेटेरिएट फाइनलाइज हो गया है, और यहाँ पे बीम्सटेक चार्टर जो साइन हुआ था उसके 23 ईयर्स के बाद ये इंसेप्शन हुआ है। तो चार्टर जो साइन हुआ था 5th समिट में हुआ था, जो शेड्यूल हुई थी जनवरी में नेक्स्ट ईयर श्रीलंका में। चार्टर जो एक्सपेक्ट करता है वो कुछ चीज़ें डिफाइन करता है, जैसे लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कोऑपरेशन के लिए। यहाँ पे क्लियरली डिलिनेटिंग रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी डिफाइन कर रखा है। एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड चार्टर है। यहाँ पे बीम्सटेक रन कर रहा है बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है नीचे में, और ये अकाउंट नहीं करता जो चेंज हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इसलिए हमें एक ये चार्टर चाहिए था। बीम्सटेक एस्टैब्लिश आपको पता ही है बैंकॉक डिक्लेरेशन के
बात साइन मतलब जैसे साइन हुआ वैसे ही बिम्स्टेक बन गया, जिसमें 4 कंट्रीज आती है इनिशियली, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, और बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल और भूटान भी ज्वाइन हो गए। तो म्यांमार आपका 1997 में मतलब उसी साल हो गया था, नेपाल और भूटान 2004 में ही ज्वाइन हो गए थे, तो इसका नाम फिर बिम्स्टेक करा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे बिम्स्टेक का बहुत ही इजी है। आप मैप जब देखते हो तो ये देखो कि आपका BOB बे ऑफ बंगाल में देखो, और वो सारी कंट्रीज इसमें आती है एक्सेप्ट फॉर नेपाल, भूटान जो लैंडलॉक है, बाकी सब के सब शेयर कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल के साथ समुद्र जो बे ऑफ बंगाल का है। नेपाल और भूटान लैंडलॉक है अभी फ़िलहाल, पर वो इंडिया के थ्रू चले जाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट समिट हुई थी बैंकॉक में हुई थी, ऑब्वियसली 2004 में हुई थी। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बिम्स्टेक को जो रीजन है वो 1.5 बिलियन पीपल को होम देता है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 22% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की। जो अगर इकोनॉमी की बात करूँ तो ये जो GDP देता है ग्रुप वो 2.8 ट्रिलियन का देता है। फाउंडिंग प्रिंसिपल ये है, कोऑपरेशन जो बिम्स्टेक के अंदर होती है वो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल जो पंचशील के वो भी देख सकते हो आप यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में क्या है कि यहाँ पे 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जो मेंबर स्टेट देखते हैं। इंडिया जो है वो लीड कर रहा है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में, टूरिज्म में, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और काउंटर टेररिज्म जैसे क्राइम जो रिलेटेड चीज़ होती है। तो ये चार्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये रिकैटेगराइज कर रहा है कोऑपरेशन जो 14 फील्ड में 7 सेक्टर्स में। तो आप ये सेक्टर्स देख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से बढ़ रहे हैं जो कि है ब्रिक्स। तो 2020 में ब्रिक्स वर्चुअली हुआ था रशिया में, और उन्होंने एक मोटो अडॉप्ट करा था जिसका नाम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। जो ब्रिक स्टार्ट हुआ था ये इम्पॉर्टेंट है, 2001 में स्टार्ट हुआ था। पहले ब्रिक था BRIC, ठीक है। एक्रोनिम क्या है इसका, एक एक्रोनिम कॉइन करा था गोल्डमैन सैच ने, और यहाँ पे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। साउथ अफ्रीका बाद में आया 2010 में, ठीक है। तो 9 साल बाद आया बिल्कुल। ये जो बेसिकली कॉइनेज था वो नेशन इकोनॉमीज पे था जो कि डोमिनेट करेंगे ग्लोबल ग्रोथ को 2050 में। ब्रिक्स का जो एम है वो प्रमोट पीस का है, सिक्योरिटी का है, कोऑपरेशन का है, और बड़े जो भी हो वर्ल्ड में। और ये एम करता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे और इक्विटेबल और फेयर वर्ल्ड पे बात करता है। अचीवमेंट क्या है ब्रिक्स की ये देख लेते हैं। यहाँ पे NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो क्रिएट हुआ था 6th ब्राज़ील में जो समिट हुई थी ब्रिक्स की, और ये ADB और वर्ल्ड बैंक के लाइंस पे बना था। नेशनल डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का ऑब्वियसली लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, उसके बाद इंडिया आता है। जो बैंक का रिजर्व है 10 बिलियन का है, जो कि कॉम्पैक्ट करता है पैंडेमिक को और बड़ी सारी चीज़ों को, और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो 20 बिलियन को एक्सीड कर देता है। 62 लार्ज प्रोजेक्ट है जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ब्रिक्स में, और ये इंक्रीज़ हो रहा है बैंक रीजनल ऑफिसेस। जो बैंक है करंटली प्रिपेयर कर रहा है कि वो एक्सेप्ट करे न्यू मेंबर्स जैसे उरुगुरी, UAE, फिलीपींस, जो कि एक्सपैंड कर रहा है अपना ग्लोबल फुटप्रिंट। इंडिया मेन ब्रिक्स कंट्री था जिसने इस्टेब्लिश करा था ये NDB को, और लार्जेस्ट बेनिफिशरीज है NDB लोन्स का। यहाँ पे एक कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी है जो प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। मेडिकल कोऑपरेशन की बात करें तो ऊफा डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट हुआ था 7th समिट में 2015 में, वो इंक्लूड करता है एग्रीमेंट कि हम एक साथ काम करें जो कि प्रिवेंट करें इन्फेक्शियस डिजीज़ का, और प्रपोज कर रहे हैं ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो कि इंडोर्स हुआ था 10th समिट में 2018 में।
ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम 2015 में ये हेल्प कर रहा है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को कि वो कनेक्टेड रहे और बड़ी सारी चीज़ें निकाले कोविड-19 को हटाने के लिए या पूरी तरह से निकालने की कोशिश करें। एक्सपैंडिंग ट्रेड में ये है कि 5 साल में ब्रिक्स का जो इंट्रा एक्सपोर्ट है वो 45% से ग्रो हुआ है, जिसमें कि शेयर इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट का इंक्रीज हुआ है 7.7% से लेकर 10% तक। अदर एरियाज में ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स है जो कि एक स्टेप टूवर्ड्स लेता है सेंट्रल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल पेमेंट सिस्टम पे है। ब्रिक्स का रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल भी है जो प्रमोट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन साइबर थ्रेट में अमंग्स द मेंबर्स और या सेंट्रल बैंक्स। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, ब्रीफ हिस्ट्री जो हमने अभी तक डिस्कस करी है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे 2001 में आइडिया कौन किसने करा था, गोल्डमैन सैच रिपोर्ट ने। सितंबर 2006 में फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो मिले थे। 2009 में फर्स्ट ऑफिशियल समिट हुआ था रशिया में और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। रिलेटेड न्यूज़ में जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक ट्रेड इश्यूज वो हेल्ड हुई थी और ये मीटिंग जो थी वो इंडिया के अंडर चेयर हुई थी। इसका जो थीम है इम्पोर्टेंट है, थीम था इस ईयर का ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये प्रेजेंट करता है कैलेंडर इवेंट्स के लिए जो ब्रिक्स सगेटी 2021 में है, जो इंक्लूड करता है प्रायोरिटी एरियाज जैसे डिलीवरेबल, शेड्यूल एंड स्कोप ऑफ MSME, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि वर्क करता है सर्विसेज स्टैटिस्टिकल और ब्रिक्स ट्रेड फेयर पे। डिलीवर करता है प्रपोज मीटिंग एक्शन प्लान जो बेसिकली काम करता है डॉक्यूमेंट में। स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 हुआ था रशिया के द्वारा, रशिया प्रेसिडेंसी 2020। ब्रिक्स कोऑपरेशन मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट है ये बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये इंक्लूड करता है ट्रिप्स वेवर प्रपोजल जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। फ्रेमवर्क जो ये है, इसमें फ्रेमवर्क है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स में, और यहाँ पे नॉन टैरिफ मेजर्स भी लिए गए हैं जो कि रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी वर्किंग मैकेनिज्म पर बेस्ड है। कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है जो प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को। ब्रिक्स का फ्रेमवर्क है कोऑपरेशन इन प्रोफेशनल सर्विसेज। 7.5 क्या है, 17 आसियान इंडिया समिट, ये वर्चुअली हुई थी बेसिकली। और यहाँ पे की हाईलाइट्स क्या है समिट में, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो इंडिया ने अनाउंस करा था 1 मिलियन का होगा जो कोविड आसियान रिस्पांस फंड पे रहेगा। बोथ इंडिया और आसियान ने वेलकम करा था इस मेजर को, और न्यू आसियान इंडिया प्लान एक्शन 2021 to 2025 पे आया था। जो नया प्लान है एक्शन का वो बिल्ड करता है अचीवमेंट जो प्रीवियस प्लान ऑफ एक्शन पे थे। 5 साल का आप देख सकते हो 2010 से लेकर 2015 और फिर 4 साल का 2016 से 2020, और ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ था आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आप देख सकते हो आसियान के मेंबर्स जो आपको मैप पे दिख रहे हैं, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, बर्नुई, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। प्लान ऑफ एक्शन जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट देता है, कोऑपरेशन डालता है बहुत सारी चीज़ों में आसियान के बीच में। और यहाँ पे इंडिया ने रिट्रीट करा है कि वो ऑफर कर रहे हैं 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो सपोर्ट करेगा आसियान की कनेक्टिविटी, ताकि ग्रेटर फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी हो इंडिया और आसियान के बीच में। दोनों साइड ने स्टार्ट करा था डिस्कशन जो डिटरमिन करता है स्कोप ऑफ रिव्यू इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। और यहाँ पे ये जो पैक्ट है वो मोर यूज़र फ्रेंडली था, सिंपल था, ट्रेड फैसिलिटेट करता है बिजनेस को बहुत सारे। आसियान के बारे में हम समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, बर्निया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, जो म्यांमार आपको मैप पे दिखाई थी। और ये प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन
और यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ों पे ये कोऑपरेट करता है, जो आप देख सकते हो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। इंडिया जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना था 2012 में बना था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई जो जैसे अब उससे पहले भी हमने बहुत हेल्प करी थी। जैसे सेक्टोरल पार्टनर में हम थे, डायलॉग पार्टनर फिर 1996 में हुए, समिट लेवल पार्टनर 2002 में हुए, फिर 2022 में जाके हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने। इंडिया आसियान जो है पार्टनरशिप वो एक नया मोमेंटम है, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ है। 12th समिट में हुआ था 2014 में। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जो इसको आगे ले जाता है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नया लेवल पे, और कनेक्टिविटी डालता है बड़ी सारी चीज़ों में। इंडिया ने FTA साइन कर रखा है, और ये गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट में होता है। 2013 में इंडिया 3rd डायलॉग पार्टनर बना था आसियान का, जो इनिशिएट करता है आसियान कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया मीटिंग। 7.6 की जो न्यूज़ है वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP और इंडिया। आपको पता ही है इंडिया ने अपने आप को हटा दिया RCEP से, उसको ये देख लेंगे। 15 आसियान पैसिफिक नेशन ने साइन कर रखा RCEP, पर इंडिया ने चूज आउट करा कि हम नहीं साइन करेंगे। क्यों, इसके रीज़न देख लेंगे आगे जाके। यहाँ पे RCEP जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है उनने 15 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज़ है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, जो कि 2.2 बिलियन पीपल को कवर करता है, और इसकी इकोनॉमी 30% वर्ल्ड इकोनॉमी है। और यहाँ पे RCEP ने प्रपोज करा था, फर्स्ट जो प्रपोजल है 19 आसियान मीटिंग में करा था 2011 में, ताकि वो कंसोलिडेट करे मार्केट को, आसियान और जो उसके ट्रेड पार्टनर्स थे। इंडिया पार्ट था नेगोशिएशन का, और इंडिया ने ड्रॉप आउट कर दिया 2019 में। हमारे बहुत सारे रीजंस थे जो आपको देखने पड़ेंगे, इस वीडियो में नहीं है, पर अलग से आप चाहो तो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो ना। यहाँ पे इंडिया ने 2019 में ड्रॉप आउट कर दिया था, और उसके साथ ही हमारे जो सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे वो अभी भी अनसॉल्व्ड है। ऑल्दो इंडिया ने अभी ऑप्शन दिया है कि बाद में शायद हम ज्वाइन कर लें जब चीज़ें सही हो। UNSC से हमने अब बात कर लिया। अब यूनाइटेड नेशन के एक और ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट काउंसिल, ये भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पे पाकिस्तान ने रीइलेक्ट करा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, डिस्पाइट बहुत सारे ऑपोजिशन थे, एक्टिविस्ट से और बड़े सारे लोगों से, तब भी आ गए ह्यूमन राइट काउंसिल में। अब ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का, वो 2006 में आया था, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन था 60/251। ये एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूएन के अंदर काम करती है, और ये इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्ट्रेंथन करे रिलेशनशिप, प्रमोट करे प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स को दे अक्रॉस द ग्लोब, और एड्रेस करे जितने भी एक्शन लिए गए हैं ह्यूमन राइट वायलेशन पे। यूनाइटेड नेशन का ये ह्यूमन राइट काउंसिल जो इससे पहले जो था, ह्यूमन राइट काउंसिल से पहले एक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसके बाद इन्हें नाम चेंज कर लिया और ह्यूमन राइट काउंसिल अब ये कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो काउंसिल सेटअप हुआ था उसमें 47 मेंबर्स थे जो ऑलरेडी इलेक्टेड है जनरल असेंबली में, और यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हुआ था, सीक्रेट बैलेट। मेंबर्स जो काउंसिल के वो 3 साल के टर्म के होते हैं, और यहाँ पे 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिन्यू होते हैं हर साल। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, ह्यूमन राइट्स के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमन राइट्स बेसिकली सिंपली बात करूँ वो एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान के कुछ मूल अधिकार होते हैं जो कि स्टेट देखता नहीं है इवेंचुअली। मतलब ऐसे समझ लो ह्यूमन राइट्स थोड़ा बड़ा स्पेयर है, उसके अंडर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स और बड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे दे रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए, अमेरिकन में अलग होंगे, पाकिस्तान में अलग होंगे, पर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली सेम ही होता है एक तरह से, तो इसका एम्बिट थोड़ा बड़ा होता है। ये यूनिवर्सल राइट होते हैं जो रिगार्डलेस कि आप कौन से नेशन में हो, क्या हो, उस पर ज़्यादा भेदभाव नहीं करता। इसका जो मोस्ट फंडामेंटल है कि राइट टू लाइफ है,
जो कि इम्पोर्टेंट है कि लोग की जो लाइफ है इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली राइट टू फूड होना चाहिए, वर्क है, हेल्थ, लिबर्टी, ये सब होना चाहिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो अडॉप्ट हुआ था यूएन जनरल असेंबली 1948 में, उसने फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट सेटअप करा था ह्यूमन राइट्स पे, और ये यूनिवर्सल प्रोटेक्ट की कोशिश करी गई थी। इसमें दो कॉवेनेंट्स थे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है इसमें। इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, और इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, जो मेकअप करते हैं इस इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को। इसमें 4 फीचर्स हैं ह्यूमन राइट्स के: यूनिवर्सैलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इनएलिजिबिलिटी एंड इंडिविजिबल इंडिपेंडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चीज़ को न्यूज़ में जो है हमारे में काउंसिल मेंबरशिप जो है बेसिकली इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेम जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हमने जो दिखा था। रीजनल का ब्रेक थ्रू थोड़ा अलग है इसमें। 13 अफ्रीकन स्टेट है, 13 एशिया पैसिफिक है, 8 लैटिन अमेरिका है और कैरिबियन स्टेट्स है, 7 वेस्टर्न यूरोप है और 6 जो है ईस्टर्न यूरोप है। जो सारे यूएन मेंबर्स है एलिजिबल है कि वो रन कर सकते हैं सीट के लिए। 117 सीट्स है, कंट्रीज है सॉरी, जो सर्व करती है काउंसिल मेंबर्स के लिए और रिफ्लेक्ट करती है यूएन की डाइवर्सिटी और लेजिटिमेसी जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन में देखते हैं। इसका जो होता है यहाँ पे 3 रेगुलर सेशन होते हैं पर ईयर, और यहाँ पे एटलीस्ट 10 वीक्स के लिए होना चाहिए, और यहाँ पे स्पेशल सेशन हो जाता है ताकि वो रिएक्ट करे क्विकली अर्जेंट कंट्रीज या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई। तो ये जो डिसीजन है, रेजोल्यूशन है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर नॉट बाइंडिंग। तो ये फ्लॉ भी बोल सकते हो। ये सब्सिडी है जनरल असेंबली का, रिपोर्ट देती है डायरेक्टली असेंबली को। 193 मेंबर्स जिसमें है, रिसीव करती है सब्सटैंटिव और टेक्निकल सपोर्ट यूएन ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन फॉर हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का देती है, OHCHR। इसके बारे में भी जानेंगे। ये ऑफिस है यूएन सेक्रेटेरिएट के अंडर। 2018 में यूएस ने पुल आउट कर लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, और इसको बोला गया था ये सीजफुल ऑफ पॉलिटिकल बायस है, मतलब यहाँ पे बहुत भेदभाव होता है और मॉकरी बनती है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR। ये एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का, और इसका जो काम है वो प्रमोट और प्रोटेक्शन देता है हर लोगों को, और इस्टेब्लिश करता है चार्टर यूएन का जो कि इंटरनेशनल रिलेशन पे और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे है। मैंडेट करता है ट्रीटी को जो प्रिवेंट करता है ह्यूमन राइट वायोलेशन पे, रिस्पेक्ट करता है सारी ह्यूमन राइट्स को, प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बड़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंडेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो ऑफिस है उसके जो एफर्ट्स हैं वो ये होने चाहिए कि हमें ह्यूमन राइट अप्रोच लाने चाहिए वर्क के अंडर, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो है वो काम करती है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे है। रिसेंटली यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो है यूएस के, उन्होंने ऑथराइज करा है इकोनॉमिक सैंक्शन किसके अगेंस्ट, जो ऑफिशियल्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है जो एलिज वॉर क्राइम्स पे बाय यूएस फोर्सेस और CIA जो अफगानिस्तान में उनने कराया सिंस 2003, उस पर ICC एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो स्टैब्लिश करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल को जो कि अक्यूज है कमिट जो कर रहे हैं लोग सीरियस क्राइम, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरी तरह से इन द नेम ऑफ मतलब जो जेनोसाइड कर रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चल रहा है या वॉर क्राइम्स चल रहे हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था रोम स्टैट्यूट के वजह से, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है 1998 का। जो एक कोर्ट है इसकी जुरिडिक्शन ऑल ओवर क्राइम कमिटेड जो है आफ्टर जुलाई 1, 2002 और ये तब हुआ था जब रोम स्टैट्यूट आया था फोर्स में। इसमें 1, 2, 3 कंट्रीज़ हैं जो पार्टी है स्टैट्यूट के। कंट्रीज जिसने साइन नहीं करा ट्रीटी उसमें इंडिया में शामिल है और बड़े सारे हैं जैसे चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, आप देख सकते हो पूरी लिस्ट है। और लिस्ट में इराक भी है, इराक है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है।
कंट्रीज जिसने साइन करा और रेटिफाई नहीं करा वो है इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रशिया, यूएस। और फिलीपींस ने ज्वाइन करा था बट विड्रॉ कर दिया, और बरुंडी ऐसी कुछ जगह का नाम है। आईसीसी रिप्लेस नहीं करता नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, बट वो उसको कॉम्प्लीमेंट देता है। केसेस जो उसके अंडर आते हैं वो मेंबर स्टेट के होते हैं, जो रेफर करते हैं कोई भी सिचुएशन का जो उनकी टेरिटरी में आता है, यूनाइटेड नेशन काउंसिल का, या प्रोसिक्यूटर जो लॉन्च कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन किसी भी मेंबर स्टेट पे, मोटो पे, या मतलब ऑन इट्स ओन पे जो कर रहा है। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है आईसीसी की और आईसीजे के। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो न्यूज़ है हम वो आईसीसी का पढ़ रहे थे, आईसीजे के कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो पहले ईयर देख लेते हैं। पुराना आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1946 में आया था। आईसीसी 2002 में बना है, रोम स्टैट्यूट जो हमने देखा था। यूएन रिलेशनशिप देख ले तो ऑफिशियल कोर्ट है ये यूएन का, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। आईसीसी की बात करें तो इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे केसेस जो आते हैं वो यूएनएससी का देखा जाता है, जो इनिशिएट होता है प्रोसिक्यूशन विदाउट यूएन एक्शन और रेफरेंस कोई भी रेफरेंस का। अच्छा, लोकेशन दोनों की सेम ही है, पीस पैलेस है यहाँ पे नीदरलैंड में, हैग्यू, और ये सेम जगह है। जुडिक्शन क्या है इसकी आईसीजे की, ये यूएन मेंबर्स स्टेट पे रहता है, नेशनल गवर्नमेंट पे, और यहाँ पे आईसीसी में इंडिविजुअल पे रहता है। टाइप ऑफ केसेस क्या कौन से होते हैं? कंटेंशन बिटवीन पार्टीज आईसीजे के होते हैं, और एडवाइजरी ऑप्शंस रहते हैं। आईसीसी के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल रहता है। सब्जेक्ट मैटर क्या आता है आईसीजे का? सॉवरेनिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, मैरीटाइम डिस्प्यूट, नेचुरल रिसोर्स और बड़े ह्यूमन राइट्स का जो इश्यूज आ रहे हैं। आईसीसी का जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और बड़ी सारी चीज़ें। अथॉरिटी लीगल मैकेनिज्म जो है यहाँ पे यूएन चार्टर जो था वो रेटिफाई करा है, और आईसीजी स्टैट्यूट मिला था उसको आर्टिकल 93 के अंडर, और यहाँ पे नॉन यूएन मेंबर्स जो हैं वो भी इसको पार्टी को रेटिफाई करना उनको ये कंपलसरी है। और यहाँ पे हर स्टेट ने प्रोवाइड करा है कंसेंट कोई भी कंटेंशन को, और एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट जो डिक्लेरेशन हुआ है। और यहाँ पे आईसीसी का रोम स्टैट्यूट है, सिंपल है, इंडिया ने साइन नहीं करा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपील क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। आईसीजे जो डिसीजन लेता है वो कंटेंशियस केसेस पे रहता है, जो कि बाइंडिंग है पार्टीज पे। अगर कोई स्टेट फेल करता है किसी जजमेंट पे तो फिर यूएनएससी उसका देखेगी, ठीक है, और रिव्यू करेगी, रिकमेंड करेगी या इन्फोर्समेंट लाएगी। और यहाँ पे आईसीसी में अपील चेंबर रहता है, आर्टिकल 80 ऑफ रोम स्टैट्यूट जो अलाउ करता है डिटेंशन ऑफ एक्विंटेड डिफरेंट और पेंडिंग अपील जो रहता है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, इसके बाद मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 7A 7B। 7A में आपका 7.1 से लेकर 7.9 तक है, और उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर होगा वो 7.19 तक कवर कर देगा, 7.10 से लेकर 7.19 तक। तो जो लास्ट पार्ट है इसका वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अनक्लॉज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली पीसीए मतलब परमानेंट काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक रूलिंग दी है एनरिका लेक्सिया केस, जो बेसिकली 2 फिशरमैन को मारता है जो केरला के थे। अब इसको जान लेते हैं। एनरिका लेक्सिया केस जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था, जो कि बात करता है मतलब ऐसा हुआ था कि कोई एक नेवी की शिप ने 2 फिशरमैन को मार दिए थे जो इंडियन थे, और यहाँ पे ये किसने मारा था? ये इटालियन मरीज ने मारे थे। तो 2015 में इटली ने एक केस फाइल करा था इंडिया के अगेंस्ट और डिटेन करा था 2 मरीन्स को। और ये जो केस था वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में गया था, ITLOS, और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लैंड ऑफ द सी के अंडर आता है, अनक्लॉज के अंडर। ITLOS ने बाद में इसको रेफर करा था PCA को, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले ये देख लेते हैं अनक्लॉज क्या है, उसके बाद इसको भी देख लेंगे। एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो आया था, रिजल्ट हुआ था ये अनक्लॉज का, वो 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी
के बाद आया था और ये अडॉप्ट हुआ था 1982 में। इसने रिप्लेस करा था क्वाड ट्रीटी 1958 का, जो कन्वेंशन ऑन हाई सीज पे था, और 1994 में ये आया था। इसको लॉ ऑफ द सी भी बुलाया जाता है कन्वेंशन, और लॉ ऑफ द सी टेरिटरी भी बुलाता है। ये डिफाइन करता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशंस की विद रिस्पेक्ट टू कि कितना वर्ल्ड ओशन यूज़ कर सकते हैं। इस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस। करेंटली 167 कंट्रीज़ है और यूरोपियन यूनियन है जिसने ज्वाइन करा था कन्वेंशन को। इंडिया ने इसको साइन करा था कन्वेंशन को 1982 में, रेटिफाई करा था 1995 में। कन्वेंशन का 3 इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल सीन में रहता है। अब इसको देख लेते हैं यार, बहुत ही बड़ा है ये भी। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो स्टैब्लिश करती है एनक्लॉज और एडजुडिकेट करती है डिस्प्यूट, जो कि इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, बड़ी सारी चीज़ों पर रहते हैं। डिस्प्यूट जो कन्वेंशन से रहते हैं, जैसे सी प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मरीन कंसर्न, बड़ी सारी चीज़ों पे। और यहाँ पे 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स आते हैं। ये स्टेट पार्टीज के लिए ओपन रहता है, लाइक स्टेट एंटरप्राइज। ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये भी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि किंगस्टन जमाइका में बेस्ड है। इस्टेब्लिश हुआ था अनक्लॉज की वजह से। मैंडेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है मरीन या मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो कि इंटरनेशनल सी बेड एरिया के बियॉन्ड होती है, और ये लिमिट करता है नेशनल जुडिसिक्शन। जो भी पार्टीज़ हैं 1982 में अनक्लॉज के, वो मेंबर है ISA के। कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म है थोड़ा सा। यहाँ पे बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट वर्ड्स है जो स्टैब्लिश करते हैं आउटर लिमिट, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बियॉन्ड होती है 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्टल स्टेट। इवेलुएट करती है क्लेम जो कोस्टल सी का है फॉर एन एरिया जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड होती है। प्रोवाइड करती है साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस कोस्टल स्टेट का। और यहाँ पे 21 मेंबर्स आते हैं जो इस एक्सपर्ट होते हैं ज्योग्राफी में, जियोफिजिक्स में, हाइड्रोलॉजी में, और इलेक्ट करते हैं स्टेट पार्टीज़ को कि इस कन्वेंशन को देखें नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ बनेगा। मान लो ये आपका लैंड है, सपोज इंडिया मान लीजिए इसको। नेशनल एयर स्पेस जो है यहाँ पे इंटरनल वाटर है, और 12 नॉटिकल माइल्स पे पूरी क्लेम उस जगह की रहेगी। उसके बाद एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है जहाँ पे वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, मतलब वहाँ पे बाहर की शिप्स आ जा सकती है आराम से। तो ये 12 नॉटिकल माइल से लेके बहुत ही ज़्यादा तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक कंटेजियस जोन और फिर हाई सीज पे कोई भी जा सकता है। कंटेजियस जोन में थोड़ा सिक्योरिटी रख सकते हैं, और टेरिटोरियल सी में नहीं आ सकते वैसे, अंटिल उन्हें परमिशन मिली हो तो। अनक्लॉज डिवाइड करता है इस मरीन एरिया को 5 मेन जोन में। एक होता है लो वाटर लाइन जिसको बोलते हैं बेस लाइन, कोस्ट की जो होती है इसको ऑफिशियल रिकग्निशन देता है कोस्टल सी का। इंटरनल वाटर जो वाटर इन लैंडवर्ड साइड में होते हैं, और उसकी जो बेस लाइन होती है ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी जो मेजर करती है वो होती है जो इंटरनल आप वाटर दे सकते हो। हर स्टेट की एक फुल सॉवरेनिटी रहती है इस पर, जो बेस पोर्ट्स और रिवर्स और लेक्स से कनेक्टेड रहते हैं। टेरिटोरियल सी जो नेक्स्ट इसका है वो एक्सटेंड करता है सीवर टू 12 नॉटिकल माइल्स तक। कोस्टल स्टेट्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जुडिशियल सॉवरेनिटी की बात होती है टेरिटोरियल सी में, और राइट एक्सटेंड नहीं होते सरफेस में, बट ये सी बेड, सबसॉइल और इवन एयर स्पेस पर जाते हैं। कंटेजियस जोन जो होता है वो आपका 24 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। यहाँ इंटरमीडिएट जोन होता है जहाँ पे टेरिटोरियल सी और हाई सी के बीच में जो पार्ट होता है। कोस्टल सी के पास कुछ राइट होता है कि वो प्रिवेंट कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं किसी भी फिजिकल इमिग्रेशन का। अनलाइक टेरिटोरियल सी जहाँ पे कंटेजियस जोन है वो जुडिसिएशन देता है स्टेट को ओशन सरफेस और फ्लोर का, ये प्रोवाइड नहीं करता एयर और स्पेस राइट्स को। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये हर कोस्टल स्टेट क्लेम कर सकता है, और ये बियॉन्ड और एडजेसेंट होता है टेरिटोरियल सी का, और एक्सटेंड करता है 200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम बेस लाइन विद इन EEZ। ये क्या होता है, कोस्टल स्टेट के पास सॉवरेन राइट होती है कि वो एक्सप्लोर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है नेचुरल रिसोर्सेज का, और कैरी आउट कर सकती है कोई भी प्रोडक्शन एनर्जी का, वाटर, करंट्स और विंड्स का।
अनलाइक टेरिटोरियल सी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदल जाती है। टेरिटोरियल या कंटीजियस जोन का EEZ जो अलाउ होता है, जो अब मेंशन रिसोर्सेज होते हैं, ये कोई स्पेसिफिक या कोस्टल राइट्स नहीं देते, प्रोहिबिट करते हैं, ये लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या ओवर फ्लाइट सॉरी, और ये सब्जेक्टिव रहते हैं लिमिटेड एक्सेप्शन पे। हाई सीज जो होते हैं, ओनली सरफेस जो होता है वाटर कॉलम जिसका बियॉन्ड होता है EEZ का, उसको रेफर करते हैं हाई सीज। ये बियॉन्ड रहता है नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, जो हमने पढ़ा है ये अभी तक वो ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आ रहा है, हाई सीज बियॉन्ड जा रहा है। सो स्टेट कंडक्ट कर सकती है कोई भी एक्टिविटी पीसफुल पर्पस के लिए, ऑब्वियसली अगर वो अनपीसफुल पर्पस है तो फिर गलत है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें, जैसे अमेरिका भी अनक्लॉज के बारे में बात कर रहा है, तभी वो साउथ चाइना सी में जा रहा है, तो ये ट्रीटी इसलिए याद रखना इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है, तब तक के लिए वेट करिए दूसरे लेक्चर का।